हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरी चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ डेल्टा कॉर्प से लिमिटेड के शेयर के बारे में, जो जिसका रिजल्ट कल ही आए थे। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके का आया है और उसका फाइनेंशियल किस तरीके का रहा है लेटेस्ट क्वार्टर में, और देखते हैं इस साल में कैसा रिजल्ट आया है। तो पहले तो जान लेते हैं कि उन लोगों का मेन बिजनेस क्या है डेल्टा कॉर्प का। तो डेल्टा कॉर्प का जो मेन बिजनेस है वो है कैसीनो गेमिंग्स, ऑनलाइन गेमिंग्स और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से। तो कैसीनो गेमिंग्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि कैसीनो गेमिंग्स क्या होता है। जो एक रियल मनी गेम होता है, जो कैसीनो होता है टीवी में जो देखते हो आप लोग मूवी वगैरह में, वो है कैसीनो। और ऑनलाइन गेमिंग मतलब ऑनलाइन गेमिंग में इन लोगों का जो रिप्रेजेंट है वो है पोकर गेमिंग में, जिसको बोलते हैं ताश के पत्ते बोलते हैं हम लोग की लोकल लैंग्वेज में। और जो रामी अड्डा 52 रामी, यह यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। इसका उन लोगों का जो मेन वेबसाइट है अड्डा 52 रामी, यह एक पोकर गेम है। और हाल ही में आप लोगों ने टीवी में बहुत सारे ऐसे ऐड भी देखी होगी पोकर गेम के ऊपर। तो पहले तो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेल्टा कॉर्प गेमिंग इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है, तो इस इन लोगों का जो मेन रेवेन्यू आता है वो है ES स्पोर्ट्स से। तो ये सब बकवास की बात है और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ये सब समझ के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन डेल्टा कॉर्प का कोई भी रिप्रेजेंट नहीं है ES स्पोर्ट में। और ES स्पोर्ट का मीनिंग होता है कि जो पबजी का गेमिंग हो या फिर BGMI और COC या फिर मोबाइल लेजेंड, इस तरीके का सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ES स्पोर्ट। लेकिन डेल्टा कॉर्प का कोई भी रिप्रेजेंट नहीं है उस सेक्टर में। तो पहले तो मैं आप लोगों के से दिमाग से मिसकंसेप्ट दूर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा समझ में आता है कि गेमिंग इंडस्ट्री मतलब पबजी है या फिर जैसे कि COC हो या फिर मोबाइल लेजेंड हो, इस तरीके का समझते हैं। लेकिन डेल्टा कॉर्प का बिजनेस उस सेक्टर में आता ही नहीं है। डेल्टा कॉर्प का जो मेन बिजनेस है वो है रियल मनी बिजनेस एंड कैसीनो गेमिंग बिजनेस। तो अगर आप लोगों को अगर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को एक ही ऑप्शन है, वो है नाजरा। तो नाजरा का जो मेन बिजनेस है वो आता है पबजी या फिर BGMI या फिर मोबाइल लेजेंड या फिर COC, इस तरीके के गेम से। लेकिन इन लोगों के अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर में, तो इन लोगों का जो मेन बिजनेस है, आप लोग याद में रखिए कि उन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो है कैसीनो गेमिंग एंड ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। और वो जो सेक्टर है वो है कॉम्पिटिटिव सेक्टर का गेमिंग। मतलब वहाँ पे कंपटीशन होता है, ट्रॉफी दिया जाता है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसा मिलता है। और हाल ही में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि गवर्नमेंट अभी बहुत रिस्ट्रिक्शन लाने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, जो रियल मनी गेमिंग है। और बहुत सारे स्टेट में तो बैन भी है रियल मनी गेम। तो अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है ऐसे शेयर में तो बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल एंड रिस्ट्रिक्शन लेकर आता है इस सेक्टर के ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं इन लोगों का फाइनल जो मार्केट कैप दिखे 5081 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर पी के हिसाब से देखें तो पी के हिसाब से तो कंपनी अंडर वैल्यूएशन में है, 19.4% का पी है। तो अगर ROC दिखे तो ये भी अच्छा है 15.8% का। और डेप्थ देखिए 14 करोड़ का डेप्थ है ओनली। और सेल्स ग्रोथ देखिए ये भी अच्छा है। लेकिन PEG रेशियो देखिए इन लोगों का थोड़ा सा महंगा है PEG के हिसाब से। और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखिए ना कि बराबर ये डेप्थ। और करंट रेशियो देखिए बहुत अच्छा है करंट रेशियो। और क्विक रेशियो भी अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज वैल्यू ये भी अच्छा है, 5000 के नीचे है। मतलब कंपनी के पास डेप्थ ना कि बराबर ही है। तो अगर ऐसा टर्नओवर रेशियो देखे तो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर के जो कंपनी होता है तो इन लोगों के पास ज़्यादा एसेट होता नहीं है। जैसे कि IT इंडस्ट्री के पास ज़्यादा एसेट नहीं होता है, जिस तरीके से बैंक के पास ज़्यादा एसेट नहीं है, तो उसी तरह डेल्टा कॉर्प के पास भी ज़्यादा एसेट नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो है ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस। तो यहाँ पे एसेट टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो ये भी अच्छा है, 35.3 का है। तो प्रॉफिट वेरिएशन भी अच्छा है, 2 डिजिट में है। तो CMP/FCF 63.6 है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा तो महंगा है शेयर। तो फ्री कैश फ्लो देखिए 98.3 करोड़ का है, तो ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटली जो रेशियो है उसके हिसाब से तो कंपनी का तो रेशियो के हिसाब से तो अच्छा है फंडामेंटल। लेकिन अगर आप लोग वैल्यूएशन वाइज देखें तो पी के हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन अगर PEG रेशियो देखें और या फिर CMP/FCF देखें तो इसके हिसाब से तो थोड़ा सा वैल्यूएशन में मिल रहा है कंपनी अभी भी। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं।
तो क्वार्टर रिजल्ट पे देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुई है सेल्स में। तो देखिए दिसंबर 2022 में देखिए 273 करोड़ का सेल्स हुई थी उन लोगों का, और मार्च 2023 में देखिए 227 करोड़ का सेल्स ओनली। तो सेल्स बहुत डिक्रीज हुई है, और उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हुई है, 37% से 26% तक गिर गई है, और जिसके कारण आप लोगों को नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने अभी तक तो कोई एग्जैक्टली बताया नहीं है कि इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट है ये क्यों गिरा है, सेल्स क्यों डिक्रीज हुई है। तो आई होप कि जो आने वाला जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें उन लोग बताए कि किस कारण इन लोगों का सेल में डिक्रीज हुई है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट तो अभी तक कंपनी ने रिलीज़ नहीं किया है। तो आई थिंक शायद कल या परसों तक जो प्रेजेंटेशन होता है एनुअल रिपोर्ट का वो रिलीज़ कर दे कंपनी, क्योंकि रिजल्ट तो कल ही आया। तो आई होप आज आ सकता है एनुअल रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं प्रेजेंटेशन में क्या लिखता है ये लोग। तो अगर पीएनएल देखें तो अगर आप लोग ईयरली हिसाब से तो देखिए सेल्स में बहुत इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए मार्च 2022 में देखिए 616 करोड़ का सेल्स, और अभी देखिए 1021 करोड़ का सेल्स। तो अगर हम लोग देखें तो मार्च क्वार्टर में सेल्स डिक्रीज हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए जून 2020 से देखिए आप लोग दिसंबर 22 तक किस तरीके का सेल्स इंक्रीज हुई थी। तो मतलब जून सितंबर और दिसंबर महीने में बहुत सेल्स हुई थी कंपनी के, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सेल्स दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे सेल्स ईयरली हिसाब से तो यहाँ पे तो सेल्स तो ठीक ही दिख रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले 23% का था और अभी 34% का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर हम ईयरली हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, डबल से ज़्यादा हुई है। तो अगर मार्च 2022 में देखें हम लोग तो 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट थी ओवरऑल। तो अगर हम लोग इस साल के देखें 23 तक, मार्च 2023 तक, तो 262 करोड़ का है FY 23 में, बहुत अच्छा है। और जिसके कारण यहाँ पे देखिए EPS पे देखिए पहले 2.51 का EPS थे और अभी देखिए 9.77 का EPS, जिसके कारण आप लोग को पी रेशियो में बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट भी अच्छा है कंपनी के पास। तो देखिए बोरोइंग देखिए ना की बराबर है। मार्च 2022 में देखिए 45 करोड़ का लोन थी, तो मार्च 2020 में देखिए और भी कम हो गई लोन। तो लोन तो ना की बराबर है, और रिजर्व देखिए कितना है 1995 करोड़ से देखिए 2192 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस इन लोगों के पास अभी भी। तो बैलेंस शीट के हिसाब से भी कंपनी अच्छा है, और FY 23 के PNL के हिसाब से भी कंपनी अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिल रहा है मार्च के महीने में। तो कैश फ्लो अभी तक तो स्किना वालों ने ऐड नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इन लोगों का जो रिपोर्ट है क्वार्टरली रिजल्ट वहाँ से निकला है कैश फ्लो। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए ये भी पॉजिटिव में है, 350 करोड़ का है। तो 2022 में थी 139 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो प्रॉफिट में है, तो इसके हिसाब से तो कंपनी के पास कैश तो आ रहा है एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि PNL में कैश दिखा रहा है और कंपनी के पास कैश आया ही नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी के पास भी कैश आ रहा है। तो हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि कंपनी के पास एक्चुअल में एग्जैक्टली कैश तो आ रहा है। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे मार्च 2022 में देखिए 1446 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल थी, और अभी थोड़ा सा तो डिक्रीज हुई है मार्च 2023 में 1002 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल। बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 3 साल समझ सकते हो आप लोग। तो अगर ये आकर अगर 500 डेज की नीचे भी आता है तो भी यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलेगा इन्वेस्टर को, क्योंकि 1002 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल लिटरली बहुत ज़्यादा होता है। हमारे सोच से मुताबिक बहुत ऊपर का कैश कन्वर्जन साइकिल है इस कंपनी का। तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है इसका कैश कन्वर्जन साइकिल। तो एक बार देख लेते हैं इन लोगों का प्रोमोटर होल्डिंग। तो देखे तो ये भी अच्छा है, लेकिन ट्रेंड फिर से शुरू हो गई है, मैं जो बोलता हूँ उसी का ट्रेंड। यह देखिए 33.31, 33.32, इसके बाद देखिए फिर से 33.31। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 33.32 है तो 33.32 ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 33.31 इसके बाद 33.30 इसके बाद 33.29। इस तरीके का सेलिंग मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है, इस तरीके का सेलिंग। तो ये भी एक ट्रैप ही होता है इन्वेस्टर की तरफ से, इस तरीके का सेलिंग करके वो लोग ट्रैप कर देते हैं इन्वेस्टर को।
तो यहाँ पे देखिए एफआई का होल्डिंग लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए सितंबर 2022 में डिक्रीज हुई है और उसके बाद दिसंबर 2022 में भी डिक्रीज हुई है। तो अभी तक मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं आया है इन लोगों का। तो आने वाले समय में जब भी कंपनी मार्च क्वार्टर का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर रिलीज़ करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे तो डाटा तो सिर्फ दिसंबर तक ही है। तो अगर डीआई का होल्डिंग देखें तो डीआई ने भी निकला है दिसंबर क्वार्टर में और जून से ही उन लोग निकलने शुरू हो गए थे। तो अगर डीआई और एफआई निकला तो ऑब्वियसली हमारे पब्लिक टेंडर करेगा ही। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक का होल्डिंग फिर से बढ़ चुकी है। तो अगर हम लोग पब्लिक होल्डिंग देखें तो झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम और रेखा झुनझुनवाला जी दोनों का भी यहाँ पे कोई हिस्सेदारी अभी नहीं है। तो राकेश झुनझुनवाला जी का जो इससे जो होल्डिंग थी वो भी शायद निकल चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं दिखा रहा है। अगर हम लोग एक और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है मुकुल महावीर अग्रवाल, तो इसका भी होल्डिंग अभी निकल रहा है। तो सितंबर में देखिए 1.50 का होल्डिंग थी, तो अभी देखिए 1.12% का होल्डिंग रह गया है दिसंबर महीने में। तो यहाँ पे देखिए राधा कृष्णन एस दामिनी का भी होल्डिंग थी, तो लेकिन अभी होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो फाइनेंशियली तो कंपनी अच्छा है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो थोड़ा महंगा भी है और थोड़ा अंडर वैल्यू भी है। कुछ रेशियो के हिसाब से महंगा है और कुछ रेशियो के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यू है। तो लेकिन अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो होल्डिंग तो थोड़ा कम है, लेकिन एफआईआई डीआई और बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी निकलना शुरू किया है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये लोग बड़े इन्वेस्टर होता है। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है जिसके कारण ये लोग निकल रही है अभी इस शेयर से। ज़रूर उन लोगों को इस शेयर को पसंद नहीं आ रही हो जिसके कारण निकल रही है। और मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताया है कि ये जो शेयर है ये गेमिंग इंडस्ट्री को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो रियल गेमिंग होता है, जो कंपटीशन वाला गेमिंग होता है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये रिप्रेजेंट करता है ओनली ऑन रियल मनी गेमिंग को, जो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा एक खतरा बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशन लाता ही रहता है रियल मनी गेमिंग के ऊपर। तो अगर आप लोग अगर इसका अगर साठ देखें तो साठ के हिसाब से देखिए तो साठ तो अच्छा है। तो सॉरी यहाँ पे मैं आप लोग को साठ नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी। एक मिनट, तो सॉरी मैं आप लोग को साठ नहीं दिखा पा रहा हूँ, ऐप में कोई गड़बड़ हुई है। तो मैं अगर देखूँ तो डेल्टा कर्व का अगर हम लोग अगर साठ देखें तो यहाँ पे वीकली हिसाब से तो अभी तक तो लगातार नीचे गिर रहा है। जो उन लोगों का जो मेन हाई थी वो थी 132 का हाई थी अप्रैल 2022 में। और इसके बाद देखिए शेयर में लगातार गिरावट और अभी ट्रेड कर रहे हैं 190 के आसपास, और शेयर के पास अभी भी कोई सपोर्ट है नहीं। तो ना ही सपोर्ट है और ना ही रेजिस्टेंस है। तो शेयर में आप लोगों को लगातार इसलिए गिरावट देखने को मिल रहा है और ना ही इस शेयर में भी कोई शार्ट का फॉर्मेशन है। तो अगर आप लोग को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ही रेड फ्लैग है, वो है जो जिस सेक्टर में है इस सेक्टर के ऊपर सरकार का मतलब गवर्नमेंट का बहुत रेगुलेशन आता ही रहता है। आप लोगों ने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि रियल मनी गेमिंग के ऊपर सरकार का ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, वो आ गया, तो जिसके कारण कभी कभी इफेक्टेड भी हो जाता है कंपनी। तो यही थी मेरा एनालिसिस डेल्टा कप के लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो अगर आप लोगों को समझने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझने में तकलीफ हो रही है तो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई करूँगी। तो अगर आप लोग कोई नई शेयर के ऊपर ऐसे ही एनुअल रिपोर्ट के ऊपर तो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग कोई नए शेयर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसी तरफ से उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी और कुछ समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।